घेर के उन्होंने कब्जा कर लिया और स्थिति बिगड़ते देख के यहाँ के जो उस वक्त दीवान थे या प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, वो आईसीएस अफसर थे, उनका नाम था सर हरिलाल गोसालिया, और उनके पास उनके नीचे आईजीपी, उस वक्त आईजीपी होते थे, आजकल डीजी वीजी तो बहुत हो गए, उस वक्त आईजी बहुत बड़ा आदमी होता था पुलिस में, और आईजीपी था पंजाब कैडर का ऑफिसर संत सिंह सरदार था। ये दोनों बाहर के थे, कोटा से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने जब कोतवाली को अपने हाथ से धोया और जो स्वतंत्रता के सेनानी थे, उन्होंने कोटा की सारी ये जो बड़ी बड़ी सूरज पोल वगैरह, उस वक्त ये गेट्स रात को बंद भी होती थी, उनको उन्होंने बंद कर दिया। तो गोसालिया जी ने हमारे फौज हाकिम कर्नल ठाकुर प्रति सिंह जी थे, जीओसी कोटा स्टेट फोर्सेस, उनको बुलाया दफ्तर में और कहा कि आर्मी को टर्न आउट करो और इनके ऊपर फायरिंग करो और वापस एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। कर्नल साहब भी पुराने ठाकुर थे कोटा के और गरडे ठाकुर थे। ये मैं जो आपको कह रहा हूँ ये मेरी आंखें देखी या उस वक्त फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं है। कर्नल साहब ने गोसालिया को कहा कि शिट, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, मैं मेरे मालिक दरबार साहब के पास जाऊंगा और वो हुक्म करेंगे तो मैं करूंगा, तुम्हारी बात पर मैं कोई नहीं कर सकता। और वो फादर के पास आए उमेद भवन में। मैं उस वक्त 8 साल का या 9 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है, कर्नल साहब आए, फादर को मलेरिया हो रहा था, 102 का बुखार था, और फादर से मिले, क्या मिले उस वक्त बात वो मैंने नहीं सुनी, लेकिन ये मुझे पता है वो आए, मिले, और फादर ने कहा कि नहीं, ये प्रजा हमारी है, इस पे हम गोली नहीं चला सकते, इनको सुझाव बुझाव करके राजीनामा कराओ। तो दरबार ने फिर बोला कि कोटा में एक ही आदमी है जो ये कर सकता है, उनको बुलाओ। तो वो थे आप जी सर ओंकार सिंह जी पलायता। वो कोटा के पुराने दीवान रह चुके थे। उनको दरबार ने हुक्म दिया कि मिलने आओ। उमेद भवन आए, वो उस वक्त हवेली में रहते थे, वहाँ सूरज पोल के पीछे। दरबार से मिले, दरबार ने कहा कि आप जी साहब आप जाओ वहीं समझाओ। तो आप जी साहब ने कहा कि आपको हुक्म बाल से और मारे ताई एक आदमी चाहिए हमारे साथ, और एक आपके यहाँ समय पिस्तौल चाहिए हमारी हिफाजत के वास्ते। तो हमारे सिले खाना से एक 32 बोर का पिस्तौल, और फादर के जो गन बेरर थे और हम लोग सब जानते थे, ठाकुर अनार सिंह जी हत्या केडी के थे, उनको कहा कि तुम हाफिज साहब के साथ जाओ। और एक 2 घोड़े की बग्गी आई। उस वक्त रेशनिंग था, पेट्रोल नहीं मिलता था, हम लोग भी बग्गी में जाते थे घूमने, बच्चे थे, लेकिन रोज शाम को बग्गी में घूमते थे, पेट्रोल की वजह से मोटर में नहीं घूमते थे। तो आप जी साहब बग्गी में बैठ के सूरज पोल गए। वहाँ सूरज पोल के दरवाजे बंद थे, ऊपर वो बैठे थे उनके जिन्होंने ये क्रांति करी थी, पत्थर लेके बैठे थे बड़े बड़े कि कोई आएगा तो हम उनको। जब उन्होंने बग्गी में आदि साहब को देखा तो उन्होंने कहा खोल दो खोल दो। सूरज पोल खोल दिया गया। आप जी साहब बग्गी में बैठ के कोतवाली गए, वहाँ उन लोगों से बातचीत करी। वो लोग आप जी साहब को देख के
उनके कईयों ने उनके पैर भी छुए, क्योंकि उनका रुतबा ऐसा था कि सब जानते थे कि आदमी इंसाफ पसंद आदमी है। हालांकि उन्होंने उनसे कहा दरबार ने खींचे तथा कोतवाली न खाली कर दो, ताकि मांगा दरबार जितनी भी हो सकेगा पूरी करेगा। उस पर राजीनामा हो गया, कोतवाली खुल गई। गोसालिया ने ये प्रपंच रचा, क्योंकि दरबार के इशारे के बाद ये सब काम शांत हो गया। गोसालिया ने सीधा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को मैसेज दिलवाया कि कोटा का महाराव इन बागियों से मिला हुआ है, और इसलिए इनके इशारे के बाद ये सब मामला शांत हो गया, इनको डिपोज किया जाए। और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने मूवमेंट शुरू किया, और वॉइस रॉय लिलिथ को था, लॉर्ड लिलिथ को, वहां तक बात पहुंची। यहाँ जब भनक लगी कि ऐसा षड्यंत्र हो रहा है, गोसालिया ने करा है, तो फादर ने उनके फादर इन लॉ यानी मेरे नाना महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर, जो बड़े जबरदस्त रईस थे हिंदुस्तान में और विख्यात रईस थे दुनिया में, जिन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस पे साइन किया इंडिया के बिहाफ में 1919 में, उनसे उन्होंने बात करी। उस वक्त नाना बम्बई में थे, उनको कैंसर हो रहा था, तो उसके इलाज के लिए वहाँ गए हुए थे। जब सर गंगा सिंह जी को पता चला कि इस तरह से षड्यंत्र हो रहा, मेरे जमाई को गद्दी से उतारने की बात हो रही है, तो उन्होंने फौरन वॉइस रॉय से बात करी कि ये क्या बकवास हो रही है और बंद करी जाए, और वो सब बकवास बंद हुई। फिर फादर ने गोसालिया को बुलाया अपने दफ्तर में, विद इन 2-4 दिन के बाद है, और उसको पहली दफे लोगों ने सुना, उसको खूब जोर से फटकारा। क्या कहा ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन ये तो मुझे पता है कि वो दफ्तर में गए, दोनों बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द महाराजा देयर वाज अ शोडाउन। शोडाउन का मतलब आमने सामने होकर, और उसको तुरंत उसी वक्त हटा दिया गया। IPS अफसर था, लेकिन कहा यू विल लीव द पोस्ट एंड गो होम। लोगों को पता पड़ गया था कि ऐसे होने वाला है, तो वो गोसालिया शाम की 4 बजे की फ्रंटियर मेल जो मुंबई जाती है, उससे फौरन उसने जाने का इंतजाम किया। यहाँ लोगों को पता लग गया कि इसको बर्खास्त की हो गई है, तो वो कोटा जंक्शन पे जूतों की माला लेके खड़े थे कि गोसालिया आएगा उसको हम पहनाएंगे। लेकिन उसको भी पता लग गया कि ऐसा होने वाला है, तो उसने चालबाजी करी कि फ्रंटियर मेल को ये सिटी ये कोटा सिटी स्टेशन है यहाँ पुलिस लाइन के पास, वहाँ 2 मिनट के लिए फ्रंटियर मेल रुकाई, उसमें बैठ के गया। तो वो एक मौका था जब फादर इसी से नाराज हुए और हमको पता लगा। कहने का तात्पर्य है कि वो इंसाफ पसंद आदमी थे, किसी से उन्होंने कभी कोई जबरदस्ती से जोड़ नहीं किया। जब विलीनीकरण हुआ तो वो सबसे आगे थे, और उसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट यूनियन ऑफ राजस्थान 15 मार्च 1948 कोटा में हुआ। 9 रियासतें उसमें मिली। कोटा के 12 राजप्रमुख बनाए गए। जब ये विलीनीकरण का शुरू हो गया तांता, तो 15 दिन में उदयपुर भी उसमें ज्वाइन कर गया। उदयपुर बड़ी रियासत थी, इसलिए महाराणा साहब बिकेम द राजप्रमुख और फादर बिकेम द उपराजप्रमुख। फिर 2 साल बाद बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4-5 जो बहुत बड़ी रियासतें थी राजस्थान में, ये 49 में मिली। तो उसके बाद में ग्रेटर राजस्थान यूनियन बना। कोटा रियासत ने जब सब कार्य का फादर ने रियासत विलीनीकरण करा, तो ट्रेजरी में
2.5 करोड़ नकद रुपए छोड़े। सन 47-48 के 2.5 करोड़ कितने होते हैं वो आप लोग अंदाज लगा लीजिए। बहुत सी रियासतों ने जब विलीनीकरण हुआ तो ट्रेजरी में 8 आने छोड़े थे। मैं उन रियासतों के नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन यहाँ जब इन्होंने 2.5 करोड़ छोड़े तो लोगों ने कहा आप ये क्यों छोड़ रहे हो, ये कांग्रेस वाले लूट के ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे नींद ठीक नहीं आए। आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप ऑन अ बैड कॉन्शियंस। वो मुझसे भी कहते थे नेवर स्लीप, नेवर डू एनीथिंग विच यू विल रिपेंट एंड स्लीप विद द बैड कॉन्शियंस। जो कुछ करो अपने दिल को साफ करके करो। तो 2.5 करोड़ छोड़े जो राजस्थान 1 साल तक उस रुपए से चला। मैं जब उनकी एक उदाहरण दूंगा, उनके जो सादगी थी, उनको उड़ने का बहुत शौक था। वो पायलट भी बने, डकोटा भी उड़ाते थे, ट्विन इंजन मल्टी इंजन प्लेन, और अक्सर ट्रायल में या प्रैक्टिस में यहाँ उड़ाया करते थे एरोड्रोम पे। और स्पेशली दशहरे के दिनों में जब वो उड़ाते थे तो बहुत से लोग बाग हवाई जहाज देखने वहाँ आते थे। उस वक्त ऐसी कोई ज़्यादा वो सिक्योरिटी नहीं थी कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, दूर से आराम से देखो। और जब पापा उड़ाते थे तो पूछते थे कोई गांव वाले बचे थे कि, तो वो कोई बोलता हाँ बचे थे, वहाँ से पूछो उड़ बचाओ तो बुला लौटी। तो वो मेरा तो डरे था अगर हवाई जहाज मर जाऊंगा तब, और मेरा शौकीन था कि भाई बैठा। तो उनको बैठाते थे, वो हवाई जहाज में 20 आदमी बैठते थे, 10-5 वो बाहर के विलेजर्स को बैठा लिया, 5-10 मिनट कोटा का चक्कर लगाया, उतारते, वो बड़े खुश होते थे। तो मैं जब चुनाव में एक दफे जा रहा था चीपा बड़ौद में, रास्ते में उधर से 2 बैलगाड़ियां आई और उनमें रंग बिरंगी औरतें कपड़ा पहन के बैठी थी, 2-4 आदमी, 1-2 उठाया आदमी रंगीन साफा पैर बैठे थे। और ऐसी सड़क थी कि दोनों को रुकना पड़ा। हम रुके, थोड़ी देर उनसे बातें करी। जब उनको पता चला कि मैं कौन था तो एक उनमें एक दाना साहब आदमी था, उनका आज ही मुझे नाम है मोडू लाल जी था। और अंदा था आप आया तो नहीं, मनी कई बात होगी, कैसे आपका बाप ने मारे कहीं हवाई जहाज में उड़ायो जो, और वहीं तैसी लगे कि अब चलिया अब चलिया। तो वो इतना मुझे देख के खुश हुआ और गदगद हुआ कि मैंने उसको बात बल्ली बन के मोटू लाल जी थाने गढ़ी याद माई जी याद ही कोई था, कहते मोक्षा बोलो वो मारे कहीं तो मारा बच्चान के साथ उड़ायो थे। तो इस तरह के आदमी थे मेरे पास। आज आपके सामने बहुत से लोगों ने बहुत से गुणगान गाए। मैं यही कह के मेरा ये मैं भाषण देने का आदी नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है भाषण देने का, लेकिन कभी